हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का स्काई एजुकेयर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कहते हैं कि सोचते रहने से रास्ता किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। जी हाँ, सोचते रहने का समय नहीं है, समय है अब अच्छी तैयारी करने का। और तैयारी कर सकते हैं आप अच्छे कोर्सेज के साथ जो आपके पास अवेलेबल होंगे स्काई एजुकेयर ऐप पर। मोबाइल पर प्ले स्टोर में जाइए, स्काई एजुकेयर ऐप डाउनलोड कीजिए, यहाँ से आप कोर्स परचेज कीजिए। बहुत ही सस्ती रेट पे कोर्सेज अवेलेबल है। कोर्सेज के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, इनका फायदा ले सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और प्रखर बना सकते हैं और अपने आप को निखार सकते हैं। तो यहाँ से आप सीधा प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करिए और आज ही कोर्सेज लेकर इनका फायदा उठाइए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि अभी जो एग्जामिनेशंस, अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, एक तो 3rd ग्रेड का एग्जाम है और साथ ही सीईटी का एग्जाम भी आ रहा है, तो दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। स्पेशली तो ये 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए है, लेकिन सीईटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपना इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है प्रेपोजिशन टॉपिक से। ही प्रीफर्स टी डैश कॉफी। अपने को बताना है यहां पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा। ठीक, तो प्रीफर जो वर्ब है, इसको लेकर दो टाइप के क्वेश्चंस अपने से पुट अप किए जाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रीफर जो वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। प्रीफर एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब जो भी होगी उसके बाद डायरेक्ट उसका क्या जुड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा। इसका मतलब है यदि ऐसे दे दिया जाए यही सेंटेंस, ही प्रीफर्स, यहां पे डैश दे दे और फिर आपको दे दे टी, तो क्या यहां पे हमें कोई प्रेपोजिशन लगाने की नीड है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीफर जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट इसके साथ आता है, कोई प्रेपोजिशन एडिशनल ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जनरली जब प्रीफर वर्ड को देखते हैं तो बच्चे उसके साथ टू याद करके चलते हैं, लेकिन टू का यूज तभी होगा जब प्रीफर के बाद आगे दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा हो। देखो, एक ऑब्जेक्ट तो ये रहा प्रीफर वर्ब का और एक ऑब्जेक्ट ये रहा, और इन दोनों के बीच में जब कंपेयर करवाना हो तो फिर हम कंपेयर किससे करवाते हैं? टू से। ये रहा आपका आंसर। तो प्रीफर के साथ टू यूज करना होता है, लेकिन कब करना होता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करना हो। यदि प्रीफर के जस्ट बाद आपको इस तरह से ब्लैंक दे दिया जाए और फिर आगे एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो प्रीफर वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, तो एडिशनली अपने को कुछ भी ऐड नहीं करना, अपने को कोई प्रेपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसमें अपना आंसर आ गया 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फॉर्च्यून डैश द ब्रेव। ये आपके टेंस वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। यहां पे अपने को वर्ब फिल करनी है, कौन सी वर्ब आएगी? तो ये एक तरह की प्रोवर्ब है, एक कहावत है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। ये एक प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस ई एस जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। तो यहां पे देखो आईएनजी फॉर्म दे रखी है। सभी जानते हैं कि आईएनजी फॉर्म अकेले यूज एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब वो जिरंड का नाउन का काम करे। यहां पर अपने को वर्ब चाहिए, तो ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसके बाद में हैज फेवर्ड, यहां पे आपका टेंस कौन सा आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपका आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रोवर्ब्स जो भी आएंगी उनमें हमें यूज करना है कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब आ जाएगा फेवर्स। और ये सबकी सुनी सुनाई लोकोक्ति कहावत होती है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। चलिए, राजेश मीणा कोर्स कितने का है वो आप एप्लीकेशन पे जाइए या फिर जो नंबर दे रखे हैं उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इट इज टाइम वी डैश आवर वर्क। ये भी बहुत सिंपल सा ही पॉइंट है। पीछे किसी क्लास में हमने डिस्कस किया था मूड के बारे में।
इंग्लिश में मूड एक टॉपिक चलता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था और इसमें हमने बात की थी इमेजिनेशन की, कि जब भी कोई चीज रियल नहीं होती है हम इमेजिन करते हैं, तो उस इमेजिनेशन के लिए हम यूज करते हैं एक तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और एक हम यूज करते हैं हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इमेजिनेशन के लिए दो वर्ब्स यूज करते हैं। यहां पे जो सेकंड फॉर्म लिखी हुई है ये प्रेजेंट के इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, और ये वाली जो वर्ब है वो हम पास्ट के इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो आप नोटिस कर रहे होंगे इस सेंटेंस की स्टार्टिंग देखें तो कौन से टेंस में हो रही है, प्रेजेंट में। इसका मतलब है अगला कोई व्यक्ति जो ये सेंटेंस बोल रहा है वो इमेजिन कर रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि ये वो टाइम है जब हम लोगों को काम करना चाहिए या इस टाइम पे हम काम करते हैं, तो उस चीज को वो इमेजिन कर रहा है। इसका मतलब ये रियल सिचुएशन नहीं है। तो प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, और प्रेजेंट के इमेजिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए वर्ब की। तो वर्ब अपने को दे रखी है डू, ये फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म आ गई, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये दोनों ऑप्शंस तो अपने होंगे नहीं, अपना आंसर क्या आ जाएगा, डिड। जी बहुत बढ़िया, जे के सबल, सीमा धोबी, नेहा सैनी। चलिए जेएस के गुड इवनिंग जी। तो इसमें दो बातें अपने को ध्यान में रखनी होती है। एक तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इट इज टाइम टू, देन आपको वर्ब पूछ ली जाती है, इट इज टाइम टू, और यहां पे आपको ऑप्शन दे दिया जाए फिर यही डू, डज, डिड। अब आपको चूज करना हो तो ये भी सेंटेंस किससे स्टार्ट है, इट इज टाइम से स्टार्ट है, ये भी किससे स्टार्ट था, इट इज टाइम से स्टार्ट था, लेकिन इसमें इट इज टाइम के बाद में आपको एक प्रोनाउन यानी एक सब्जेक्ट दे रखा है, जबकि यहां पे आपको दे रखा है टू। तो टू के साथ सभी को पता है कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट देके और फिर वर्ब पूछ ले तो कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट के इमेजिनेशन के लिए। और ऐसे सेंटेंसेज में इमेजिनेशन होता है, ये भी ध्यान में रखना है, ये रियल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई अपनी सेकेंड फॉर्म की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इट इज टाइम के साथ सब्जेक्ट हो तो सेकेंड फॉर्म, इट इज टाइम के बाद टू हो तो फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्लॉट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है द पैसेंजर्स डैश देयर सीट्स बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। ये क्वेश्चन भी आपका टेंस वाले टॉपिक से ही है। इस क्वेश्चन में देखो जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है वो है बिफोर वाला, है ना। ये भी सभी का पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट रहता है कि आफ्टर या बिफोर से जब भी दो सेंटेंसेस कनेक्टेड होते हैं, उनमें से एक सेंटेंस में आपको दे दिया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो इसमें दे रखा है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो दूसरा जो क्लोज है, दूसरा जो सेंटेंस है, उसमें आप क्या फिल करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ही जगह ब्लैंक दे दिया जाता है, यहां भी ब्लैंक दे दिया जाता है और यहां भी। ऐसे में अपने को ध्यान में रखना है कि बिफोर के साथ जो क्लोज आता है उसमें तो कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, और जो दूसरा क्लोज बच जाएगा उसमें आएगी आपकी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे ही यदि आफ्टर के साथ पूछ ले तो आफ्टर के साथ जो क्लोज आएगा उसमें तो आएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और बाकी जो क्लोज बचेगा, अब वो क्लोज हो सकता है यहां पे दे दे, हो सकता है वो क्लोज आगे ऐड कर दे, तो उसमें आपको कौन सी फॉर्म फिल करनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो कई बार ये दोनों जगह ब्लैंक देख के भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। उस टाइम हमें ये पता हो कि कहां पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होना है और कहां पे अपने को सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो बिफोर के साथ वाले क्लोज में सेकेंड फॉर्म, आफ्टर के साथ वाले क्लोज में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बाकी जो भी क्लोज बचेगा उसमें एक में ये वर्ब आ जाएगी, एक में ये वर्ब आ जाएगी। तो इस सेंटेंस में अपने को ऑक्यूपाइड तो फिल कर नहीं सकते क्योंकि सेकेंड फॉर्म तो इसमें आ रखी है। हेड ऑक्यूपाइड, यही अपना आंसर हो गया। वर ऑक्यूपाइंग इसमें यूज नहीं होगा, ऑक्यूपाई हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं जी। डेली क्लास रहेगी अब,
ये टेस्ट सीरीज है वो डेली रहेगी रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टॉपिक के बारे में भी ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है कभी, तो आज पहली बार अपन इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये किसी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है जहां तक मुझे याद है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। और इसको डिलीट किया गया था उस टाइम, इसके जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं आए थे, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो फनेटिक वाले पार्ट से है, अपने को बताना है इस मोरल वर्ड का फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। ठीक है, तो पढ़ते क्या है हम इसको, मोरल। अब देखो यहां पे मैं, ये किसकी साउंड है, ऊ की साउंड है, बड़े ऊ की, तो ये तो फिर बन गया आपका मूरल, जो है नहीं। अच्छा, यहां पे जो साउंड है वो किसकी साउंड है, ओ की साउंड है। ठीक है, यहां पे जो साउंड है वो इस वाले ओ की है, लेकिन इसमें देखो इधर दे दिया रिल, मोरिल। ठीक है, इसकी बात करें तो ये ओ जो है ये किसी साउंड का सिंबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो गलत ही हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि मोरिल बोलेंगे इसको, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये बन जाएगा मूरल। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये वाला मोरल। ठीक है, इसमें भी एक मिसप्रिंट है भाई, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। तो मोरल जो वर्ड है उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, हालांकि इसमें भी एक मिसिंग है साउंड, पर चलिए कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था उस टाइम भी, हाँ, तो ध्यान में रखें इसको एक बार फिर से, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो पूछा है अपने को ऑलवेज का। ठीक है, तो देखो इसमें चारों में सबसे पहले जो साउंड दे रखी है वो तो सभी में करेक्ट दे रखी है। ठीक है, ऑल। अब आगे वाली जो साउंड्स हैं वो अपने को चेक करनी है। तो ये वाला तो गलत ही हो गया, ये तो जैसे वर्ड लिखा है वैसे ही लिख दिया गया, साउंड से कोई मतलब ही नहीं है। ये साउंड निकलती है वेज, है ना, व, फिर ए, फिर ई और फिर ज, और ये जो ज है ये नुक्ते वाला ज है। ठीक है, इसके लिए जो सिंबल है वो ये वाला है, तो इसका मतलब है ये वाला भी अपना आंसर गलत हो गया, ये साउंड तो आनी ही चाहिए। तो अब अपने पास ऑप्शन बचे हैं दो, इनमें से अपने को कोई एक चूज करना है। तो इसमें ए की साउंड है, ठीक है, जो इस तरह से बन जाएगी ऑलवेज। ठीक है, तो यहां पे अपना आंसर कौन सा आ गया, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कई बार इसे जब थोड़ा फास्ट बोलते हैं तो ऑलवेज भी बोलते हैं, ऑलवेज, है ना। ये आपको दोनों लिखे हुए मिलेंगे जहां भी आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन चेक करेंगे, ऑलवेज भी मिलेगा और ऑलवेज भी मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे आपको। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ही फिलहाल दे रखा है, तो अपना आंसर हो गया ये। ठीक है, ये जो सिंबल है ये अपने पास है नहीं, आ के सिंबल में चलता है, तो ये वाला आंसर इनकरेक्ट हो गया। तो अपना आंसर हो गया ये। फोनेटिक सिंबल्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, साउंड्स ध्यान में रखनी होती है, कौन सी साउंड्स निकल रही होती है। इट इज टाइम टू डू अवर वर्क, सोनू कुमार जी, बिल्कुल। चलिए, तो आपका आंसर आ गया ये वाला ऑलवेज। बहुत ही सिंपल वर्ड है और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको दिया भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्लोज वाले टॉपिक से, क्लोज एनालिसिस का टॉपिक चलता है जो थर्ड ग्रेड के लेवल 2 में है शायद। तो उसमें से अपने क्वेश्चन है एवरीबडी नोज दैट ही इज अ थीप। इसमें मैं अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ नहीं है, अंडरलाइन में कर देता हूं। अपने को बताना है जो अंडरलाइन क्लोज है वो इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। तो देखो ये इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये इस सेंटेंस की क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अच्छा, हमें पूछ लिया जाए नो जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है नो के बाद में जो आएगा वो क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये क्लोज किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट का काम दो ही चीजें कर सकती हैं, या तो कोई नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई प्रेनाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में दो ही हो सकते हैं, नाउन या प्रेनाउन। अब ये कोई प्रेनाउन तो है नहीं पूरा, तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन। साथ में ये क्लोज भी है। क्लोज आप जानते होंगे कि सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट हो
और एक प्रेडिकेट हो, बस वो वाला पार्ट ही क्या होता है, क्लोज। तो इसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक प्रेडिकेट भी है, तो ये क्लोज हो गया। कौन सा क्लोज है, तो ये काम कर रहा है नाउन का, इसका मतलब ये नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज किसी सेंटेंस में या तो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, या किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, या किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपने को पूछा ये अंडरलाइन क्लोज क्या है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, इस दी गई वर्ब का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, इस दी गई वर्ब का क्या ये सब्जेक्ट है, नहीं है। ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो ये भी नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट केवल कौन सी वर्ब के होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स के होते हैं। कौन सी वर्ब्स के होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये भी ध्यान में रखें। लिंकिंग वर्ब्स कौन सी हैं, यदि इज या आर या एम या वोज या वर, ठीक है। इनके अलावा हैज, हैव, हैड, गेट, गेट भी हमेशा नहीं होती, बिकम, ये वाली जो वर्ब्स हैं इनके बनते हैं या इनके बाद लिखे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट। जब ये अकेले आते हैं, इज, आर, एम, वोज, वर, हैज, हैव, हैड, जब इनके साथ मेन वर्ब नहीं आती तो इनके बाद जो भी लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, पूरक लिखा जाएगा। ठीक है, गेट के बाद भी कई बार कॉम्प्लीमेंट आता है और बिकम के बाद भी क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। जिन वर्ब्स के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है उनका क्या नहीं बनता, पैसिव नहीं बनता। जैसे ही बिकेम ए डॉक्टर, ही बिकेम ए डॉक्टर, यदि आप इसका पैसिव बनाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो बिकम वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, ये कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद जो आ रहा है डॉक्टर, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक आप इसका पैसिव बना नहीं सकते। तो लिंकिंग वर्ब्स वाले सेंटेंसेज के एक तो पैसिव नहीं बनते, लिंकिंग वर्ब्स जहां भी आएंगी उनके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट केवल कौन सी वर्ब्स के बाद में आता है, मेन वर्ब्स के बाद में आता है। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया इसमें ये वाला, ये इस दी गई वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और कौन सा क्लोज है, ये नाउन क्लोज है। ठीक है, यहां तक की बात हुई कंप्लीट। चलिए, हाँ, बिकम, फील, टेस्ट, रन, लुक, ग्रो, अपीयर, बिल्कुल ये सारी की सारी वर्ब्स ही क्या हैं, ये सारी की सारी वर्ब्स ही हैं जो अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। ठीक है, जेके सबल बोल रहे हैं वोट का आंसर दे, बिल्कुल वोट का आंसर दे या हुम का आंसर दे। वोट का या हुम का जो वर्ड रिप्लाई दे दे वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वोट का या हुम का जो रिप्लाई दे दे, जैसे एवरीबडी नोज वॉट, तो उसका आंसर है दैट ही इज ए थीफ, तो ये वॉट का रिप्लाई है तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। या फिर हुम का रिप्लाई होगा वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वोकैब वाले सेक्शन से हैं, वन वर्ड के क्वेश्चंस में। सबसे पहले दे रखा है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम, टूम बोलते हैं मकबरे को, समाधि को, है ना, किसी की मृत्यु के पश्चात जो समाधि बनाई जाती है उसको बोलते हैं टूम। इंग्लिश के कैंडिडेट्स कम कैसे हैं। चलिए, तो इसमें अपने को बताना है उसके ऊपर जो लिखे हुए लेख होते हैं उनको क्या बोलते हैं। हिंदी में बोले तो समाधि लेख, है ना, किसी की डेथ हो जाती तो उसके बाद में जो मकबरा बनाया जाता है उसके ऊपर जो लेख लगाए जाते हैं कि ये उनकी स्मृति में है, तो वो लेख क्या कहलाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एपिटाफ। क्या बोलते हैं, एपिटाफ, यानी समाधि लेख। ठीक है, अब इसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को रोट्युंडा, ये भी वन वर्ड है। ये होता है गोलाकार इमारत, सर्कुलर बिल्डिंग, सर्कुलर बिल्डिंग। कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है सर्कुलर बिल्डिंग विद डोम। डोम का मतलब होता है गुंबद, यानी गुंबद वाली गोलाकार बिल्डिंग क्या कहलाती है, तो वो रोट्युंडा कहलाती है। फिर आ जाता है मिंट, मिंट किसको बोलते हैं, टकसाल को बोलते हैं। वेयर कोइंस आर मेड, वेयर कोइंस आर मेड, जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टकसाल बोलते हैं, मिंट बोलते हैं।
फिर है आर्कीव, ये क्या है? वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। जहां पे पब्लिक के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, लेखा जोखा रखा जाता है, वो आर्कीव हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अपना एपिटाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ये आपको फ्रेजेस में भी दे सकते हैं, ईडियम फ्रेज जो पूछे जाते हैं उनमें भी दे सकते हैं। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, आवश्यकता से ज्यादा फॉर्मेलिटी करवाई जाए तो उसको क्या बोलते हैं? चलिए, सूरजमल राणा, अनुष्का कुमारी, चलिए इसका आंसर, आवश्यकता से अधिक फॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं लाल फीताशाही। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आवश्यकता से ज्यादा डॉक्यूमेंटल कार्रवाई की जाती है तो उन डॉक्यूमेंट्स को जिन फाइल्स में रखा जाता है उनके ऊपर एक लाल फीता बांधा जाता है। इसीलिए आवश्यकता से ज्यादा जब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाएं तो उसी को हम बोलते हैं लाल फीताशाही। आवश्यकता से ज्यादा फॉर्मेलिटी को क्या बोल देंगे? रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। अब इसके साथ ही हम तीन जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनको भी देख लें। एटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर ओरिजिन या एंड देयर हिस्ट्री। शब्द और शब्दों के इतिहास का जो अध्ययन है, उनके ओरिजिन का, मूल का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी। कौन सा शब्द कहां से आया, मूलतः उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, ये सारी जानकारियां कौन सी ब्रांच में मिलती है? ग्रामर की एटिमोलॉजी में मिलती है। तो स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर ओरिजिन या स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर हिस्ट्री, ये हो गया एटिमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ये होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स, काफी कॉमन क्वेश्चन रहा है ये भी। स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की जो स्टडी है वो क्या होती है? ऑर्निथोलॉजी। फिर आ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है? स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, यानी जो अधिकारी हैं उनके द्वारा चलाई जाने वाली जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी। कई बार इस वन वर्ड को ऐसे भी दे देते हैं, गवर्नमेंट रन बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट के डिपार्टमेंट्स के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट है वो क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ये तीनों भी ध्यान में रखने हैं। एटिमोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, और ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। और टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टेपिज्म। सर मेरे सेकंड ग्रेड में 300 मार्क्स हैं, 300 मार्क्स हैं, ऐसे से हैं तो बिल्कुल चांसेस तो बनते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले टॉपिक से। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी डिफेंस के एग्जामिनेशंस भी चल रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है, प्रियांशु सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज वेट हियर अंटिल आई रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्लीज वेट हियर एक सेंटेंस हो गया, यहां पे कंजंक्शन दे रखा है, इसके बाद में आई रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस। इसका मतलब दो क्लोजेज हैं, दो सेंटेंसेज हैं जिनको अंटिल कंजंक्शन से जोड़ा हुआ है, लेकिन शुरुआत अपनी प्लीज वाले से हो रही है। तो हम ये मान के चलें कि सेड टू के प्लेस पर हम रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि एक तरह की रिक्वेस्ट ही कर रहा है। तो देखो इस ऑप्शन में भी अपने पास रिक्वेस्टेड है, इसमें भी रिक्वेस्टेड है, इसमें भी रिक्वेस्टेड है, इसमें भी रिक्वेस्टेड है, यहां तक तो सारा कुछ सही है। अब अपने को चाहिए यहां पे कंजंक्शन। यदि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव, जो प्लीज काइंडली से स्टार्ट होता है। तो इंपेरेटिव है तो कंजंक्शन आना चाहिए अपने पास टू। तो देखो ये भी चारों में, अच्छा इसमें गलत दे रखा है, इसमें दे रखा है नोट टू, तो ये ऑप्शन तो अपना हट गया। बचे अपने पास तीन ऑप्शन। अब कंजंक्शन के बाद इंपेरेटिव में जो स्ट्रक्चर चलता है वो ये चलता है, क्या प्लीज काइंडली को तो रिमूव कर दें बाकी सेंटेंस का ऑर्डर चेंज नहीं करें, सीक्वेंस चेंज नहीं करें।
बिना क्रम चेंज किए ही आप लिखें, तो वेट इसमें वर्ब आ रही है, आगे बढ़े तो इंपेरेटिव सेंटेंसेज में वर्ब रिलेटेड चेंज होता नहीं है, तो वेट ही आएगा, ये भी वेट ही है सभी जगह। फिर हियर ये टाइम प्लेस वर्ड है, इसको देयर में चेंज कर देते हैं, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं है, ये करेक्ट है, ये भी ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अंटिल कंजंक्शन है, कंजंक्शन नो चेंज रहेगा। कंजंक्शन के बाद में अपने पास कौन है, सब्जेक्ट आई। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे किससे, आरवी के सब्जेक्ट से, तो वहां पे लिखा है प्रियांशु, इसका मतलब वो ही हो जाएगा। तो अपने ऑप्शंस में देखो, इसमें तो आई ही लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ही, तो इसका मतलब यही आंसर अपना करेक्ट हो गया। इसके बाद में फिर आगे बढ़े तो सब्जेक्ट के बाद में चाहिए वर्ब, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम किस में चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म में। क्यों कर देंगे, क्योंकि इधर पास्ट टेंस दे रखा है, यदि इधर पास्ट टेंस है तो इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। अच्छा, यहां से जो सेंटेंस है ना, वो एक असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में प्रोनाउन रिलेटेड चेंज भी होते हैं, वर्ब रिलेटेड चेंज भी होते हैं, तो यहां पे ये वर्ब चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। बाकी फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम द ऑफिस, तो आपका आंसर हो गया ये वाला। प्रियांशु रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट देयर अंटिल ही रिटर्न्ड फ्रॉम द ऑफिस। चलिए, जय कुमार प्रेरटा, जे के सबल, इंग्लिश विद नवल, कविता चौधरी, चलिए सभी के आंसर्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी यू आर गिल्टी एंड आई एम इनोसेंट। यहां भी अपने पास डबल क्लोज है, डबल सेंटेंसेज है। सबसे पहले हम इसी को आइडेंटिफाई करेंगे, जो आर एस का सेंटेंस है, ये भी असर्टिव है, ये भी असर्टिव है, इसका मतलब असर्टिव के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। तो जब इधर असर्टिव सेंटेंस दिया आता है आर एस में, तो हम सेड या सेड टू के प्लेस पर टोल्ड पुट कर देते हैं, तो ये टोल्ड आ गया, सभी में दे रखा है। इसके बाद में कंजंक्शन वाले प्लेस पे जब असर्टिव आता है तो हम दैट यूज करते हैं, तो ये आपका दैट भी दे रखा है, ये भी सभी में दे रखा है। अब इसके बाद में पहले हमें इस सेंटेंस को चेंज करना है, तो देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आपका चेंज हो जाएगा आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन दे रखा है, मी दे रखा है ना, तो इसका मतलब है इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। अब देखो इसमें भी दे रखा है आई वॉज गिल्टी, आई वॉज गिल्टी, ये दो ऑप्शन अपने पास है। अब इसके बाद में इसको चेंज करते हैं, इसके बाद में इसको चेंज करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन दे रखा है, आई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ही। अब ऐसा किस में दे रखा है, इसमें तो है नहीं, इसी में दे रखा है, तो ये अपना आंसर ऑप्शन करेक्ट हो गया। He told me that I was guilty, he was innocent। ठीक, केवल प्रोनाउंस का ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्रोनाउंस को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, कविता चौधरी सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं, इंग्लिश विद नवल। चलिए, करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं आपके, तो ये वाला अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये एक्टिव पैसिव वाले पॉइंट से है, उस टॉपिक से क्वेश्चन है। अपने पास क्वेश्चन है, बाय whom was my cycle stolen। देखो ये वाली जो वर्ब दे रखी है अपने को, was और was के साथ दे रखी है थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव है, ये ऑलरेडी अपने पास पैसिव ही है। इसका मतलब है अपने को इसका क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। ठीक है, इसका अपने को एक्टिव बनाना है। तो देखो सबसे पहले हमें बाई हुम दे रखा है, बाई हुम हमें पता है किसका पैसिव बनता है, हु का बनता है, तो इन दो तीन में करेक्ट दे रखा है, ये ऑप्शन चला गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़े। अब अपने को WH वर्ड के बाद में क्या चाहिए होती है, वर्ब चाहिए होती है। तो देखो इसमें कौन सी फॉर्म दे रखी है, वोज और थर्ड फॉर्म। अच्छा, वोज और थर्ड फॉर्म किसका पैसिव बनता है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव बनता है। तो इसका मतलब है अपने को चाहिए अब सीधी ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हु से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें डू, डज, डिड, हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत अपने को रहती नहीं, सीधी मेन वर्ब आ जाती है। तो इसका मतलब ये आ गया। इसके बाद में आपको चाहिए इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कौन आ गया, माई साइकिल। अब यदि इसका पैसिव बनाएंगे तो यही वाला पैसिव बनेगा, हु का बाई हुम हो जाएगा, माई साइकिल के साथ वोज आ जाएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो वोज माई बाइसिकल या माई साइकिल स्टोलन। तो अपना आंसर आ गया ये वाला। इसमें क्या दिक्कत हो गई, इसमें हैज दे दिया गया जिसकी जरूरत नहीं है, इसमें फर्स्ट फॉर्म दे दी गई इसलिए ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर हो गया हु स्टोल माई साइकिल। तो इसका आंसर फोर्थ वाला है। जिन्होंने भी आंसर दिया है, राजेश सैनी, जेके सबल, कविता चौधरी, चलिए आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी एक्टिव पैसिव वाले से ही है, इसी टॉपिक से। नो वन हैज कट द टेलीफोन वायर्स, इसको अपने को चेंज करना है। इस बार देखो हैज, इसके साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, एक्टिव वर्ब दे रखी है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस है, अपने को चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में। तो ये वाली मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो दे रखा होता है वो ऑब्जेक्ट है, तो टेलीफोन वायर्स पूरा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए अपने को ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज चाहिए होती है, फिर आपका जो भी है प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट, ये आ जाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया द टेलीफोन वायर्स। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले से ही दे रखी है आपके पास, कौन सी, हैज। हैज का मतलब वापस भी हैज या हैव को यूज करना है, तो टेलीफोन वायर्स प्लूरल है, इसके साथ आ जाएगा हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या चाहिए आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यदि आप वही यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया दिखाने के लिए ऐड करना पड़ेगा, तो आप बीन ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में चाहिए आपको बाई प्लस सब्जेक्ट, वो इसमें किसी में मेंशन है नहीं, इसमें है, देखो ये रहा। लेकिन अब यहां पे ध्यान में ये रखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन दे रखा है, नो वन दे रखा है। यदि नो वन सब्जेक्ट दे रखा हो तो उस सेंटेंस का जो पैसिव है वो कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है। अब नेगेटिव देखो इसमें बना रखा है, लेकिन इसमें क्रम गलत है। यदि किसी भी वर्ब में आप नोट जोड़ेंगे जिसके एक से ज्यादा पार्ट हो, जैसे हैव बीन, इसके दो पार्ट हैं हेल्पिंग वर्ब के, इसमें यदि आप नोट जोड़ेंगे तो नोट हमेशा फर्स्ट वाले पार्ट में ही जुड़ेगा, जबकि ये बाद में दे रखा है, तो ये तो गलत ही हो गया आपका ऑप्शन। इसमें नोट दे ही नहीं रखा, ये भी गलत हो गया। अब बात आती है इसमें नोट तो करेक्ट जगह पे दे रखा है, लेकिन जब आप नोट लिख देते हैं तो फिर आप नो वन नहीं लिख सकते भाई, नो वन और नोबडी, नो वन और नोबडी। नो वन का मतलब होता है नोट एनीवन, इसका मतलब है यदि आपने नोट लिख दिया है तो आप फिर एनीवन लिख सकते हैं, नो वन नहीं लिख सकते। नोबडी का मतलब हो गया नोट एनीबडी, नोट एनीबडी। इसका मतलब है यदि आपने नोट मेंशन कर दिया है तो आप यहां पे एनीवन लिख सकते थे, ये नहीं लिख सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा आ गया, ये वाला। टेलीफोन वायर्स हैव नॉट बीन कट। अब अपने को यदि मेंशन करना है बाई लगा के सब्जेक्ट, तो हम मेंशन क्या करेंगे, एनीवन करेंगे या एनीबडी करेंगे। तो इसमें वन दे रखा है, इसका मतलब अपने को एनीवन मेंशन करना था। यदि यहाँ पे एनीवन होता तो ये करेक्ट हो जाता। तो अपना आंसर आ गया ये वाला। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। एक तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाएंगे, उस चीज को ध्यान में रखें कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के एक से ज्यादा पार्ट हो तो हमेशा पहले पार्ट में ही नोट जुड़ेगा। दूसरा, जिन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट नो वन या नोबडी हो उनका पैसिव बनाते टाइम यदि आप नोट यूज कर रहे हैं तो फिर आप लास्ट में बाई के साथ एनीवन या एनीबडी लिखें, वापस नो वन या नोबडी नहीं लिखें। ये बात हो गई अपनी। रघुवीर नागर, चलिए बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर।
देखो ये एक स्ट्रक्चर पे काम करता है। स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में ये आपकी मेन वर्ब आ गई, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब आपको यहां पे एक और वर्ब मिल रही है, टू कॉल, इसे हम बोलेंगे इन्फिनिटिव, और इसमें टू भी लगा है इसलिए इसे कहेंगे फुल इन्फिनिटिव। ये भी एक तरह की वर्ब ही है। इसका ऑब्जेक्ट ये रहा। अब ये सर क्या है, तो ये सर जो वर्ड है ये और ये ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं। यदि ये एक ही हैं तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन गया कि आपके पास एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में आपके पास एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में आपके पास टू प्लस मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में आपके पास इसका ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में आपके पास इसमें कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। ये जो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसे हम कहेंगे फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर यदि आ जाता है तो पैसिव किसका बनाएंगे, अपने को पैसिव बनाना है केवल इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का क्या बना देंगे अपन, पैसिव बना देंगे। इसका मतलब है ये स्टार्टिंग पार्ट जो है वो सेम रहेगा। तो अब आप इसका पैसिव बनाते हैं, मान लो इसी का एक बार अपन बनाकर चेक कर लें, तो ही लाइक्स, ये तो आपका सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है। अब पैसिव इसका बनाना है, तो इसमें आप ये मान लो कि ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो जब पैसिव बनाएंगे तो पहले किसको लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, हिम, हिम को इधर ले आए, बन गया ही। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह ले रहा है टू, इसी को आप हेल्पिंग वर्ब मान लें। हेल्पिंग वर्ब को अलग दिखाने के लिए आप जोड़ देंगे बी, टू को अलग दिखाने के लिए बी जोड़ देंगे। मेन वर्ब की आपकी आ जाएगी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो कॉल की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी कोल्ड। इसके बाद में आपको लिखना है पहले बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कौन आ गया, सर आ गया। अब आपको लिखना है बाय योर सब्जेक्ट, तो आपके पास सब्जेक्ट कौन है, यही वाला है जो ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये वैसे ही अननोन अनइंपॉर्टेंट है। अब आपके पास पैसिव बनाइए, ही लाइक्स ही टू बी कॉल्ड सर। अब आपने जो पैसिव बनाया है और जो पहले से सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, इन दोनों का जो सब्जेक्ट है वो आप देख रहे हैं सेम है। आपने जो पैसिव बनाया उसका सब्जेक्ट और पहले से जो सेंटेंस लिखा है उसका सब्जेक्ट सेम है। ऐसी स्थिति में आप फर्स्ट वाले को कॉमन मान लें और इसको हटा दें, तो आपके पास पैसिव रह गया ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। अब देखो पहले में दे रखा है ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसमें दे दिया ही लाइक्स सर टू बी कॉल्ड, सर तो कॉम्प्लीमेंट था, ये आ ही नहीं सकता पहले। पीपल लाइक हिम टू कॉल सर, तो फिर ये वाला छोड़ दिया हमने, ये भी नहीं हो सकता। और ऐसा है नहीं कि इनमें से कोई आंसर नहीं हो, आंसर ये वाला है। तो जब भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव आता है, फुल इन्फिनिटिव, तो उसका पैसिव इस तरीके से बनाते हैं। यानी ये समझ लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट, इसका आपको पैसिव बनाना है। स्टार्ट वाला सब्जेक्ट और मेन वर्ब सेम रहने हैं। यदि आपके द्वारा बनाए गए पैसिव और पहले दिए गए जो सेंटेंस का पार्ट है, इन दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है, तो आप एक को कॉमन मान लेंगे, एक को हटा देंगे। कॉमन किसको मानना है, हमेशा स्टार्ट वाले को। तो इस तरह आपका पैसिव बन जाएगा। तो ये हो गया फुल इन्फिनिटिव पर बेस्ड जो क्वेश्चन है। चलिए, जिनका भी आंसर आ रहा है फर्स्ट वाला वो करेक्ट है। और ये सेंटेंस जो है बहुत बार डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। सेम सेंटेंस रहता है, इसी का पैसिव पूछ लेते हैं, कई बार इसका एक्टिव भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये दे देते हैं ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर और इसका एक्टिव पूछ लेते हैं, फिर दिमाग काम नहीं करता कि ऐसे बन जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखें। चलिए अगला प्रश्न, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आ रहा है सिनोनिम वाले जो वोकैब वाले सेक्शन है उनसे। आपके पास वर्ड है जेन्युइन।
सूरजमल राणा, रघुवीर नागर, जय कुमार, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर्स आने लग गए आपके। जेनुइन, जेनुइन का मीनिंग होता है सच्चा या वास्तविक, या तो सच्चा या फिर हम बोल सकते हैं वास्तविक। ठीक है, अब जेनुइन के लिए सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? तो एक तो आप कह सकते हैं नेचुरल, जो आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है, वो वास्तविक है। ठीक है, एक आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं बोनाफाइड, बोनाफाइड। ठीक है, एक आप इसके लिए यूज कर सकते हैं रियल, रियल का मतलब भी वास्तविक होता है। और एक आपके पास वर्ड आ रहा है कौन सा? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, वास्तविक। ठीक, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, नेचुरल, बोनाफाइड, रियल और ऑथेंटिक। अब इसमें एक वर्ड दे रखा है फॉल्स, इसका मीनिंग हो गया आपका झूठा, नकली भी बोल सकते हैं आप, है ना? इसका मतलब है ये जेन्युइन का क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। आपके पास इस वर्ड के एंटोनिम के रूप में फेक भी दिया जा सकता है, डुप्लीकेट भी दिया जा सकता है, आर्टिफिशियल भी दिया जा सकता है। यदि फॉल्स, फेक, आर्टिफिशियल, डुप्लीकेट ये वर्ड दे दे तो ये जेन्युइन के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, ये जेन्युइन के एंटोनिम हो जाएंगे। अब मीगर आता है, मीगर का मतलब होता है बहुत कम, यानी अल्प, थोड़ा। ठीक है, और ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब हो गया बिग, है ना? जब हम कोई बड़ी गलती करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिग ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब हो गया बड़ी गलती, यानी मिस्टेक। तो बिग उसके साथ यूज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है? बड़ी गलती, बड़ा। ठीक है, बिग मिस्टेक इसको बोलते हैं अपन। ब्लंडर का मीनिंग ही है बिग मिस्टेक, बड़ी गलती। तो ब्लंडर के साथ फिर बिग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, बड़ी गलती। ये आपके वर्ड्स हो गए कंप्लीट। तो जेन्युइन का सिनोनिम ऑथेंटिक, जेन्युइन का ऑपोजिट पूछ ले तो फेक, डुप्लीकेट, आर्टिफिशियल और फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन। एक और अच्छा वर्ड आपके सामने, एमिकेबल। चलिए, एमिकेबल वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम क्या होगा। तो इसका जो सिनोनिम है, देखो, एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत, मित्रवत व्यवहार। अच्छा, इसके लिए हम एक तो वर्ड यूज करते हैं फ्रेंडली, यदि अपने को ऑप्शन में दे दिया जाए, कॉमन वर्ड है, सभी का सुना हुआ रहता है, फ्रेंडली। और दूसरा अपने को ऑप्शन में दिया जा सकता है एमीएबल, ऐसे ही याद रह जाते हैं, एमिकेबल, एमीएबल। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। अब इसमें एक दे रखा है डिस्कॉर्ड, है ना? डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया एक तरह का झगड़ा या विवाद, है ना? भाई, एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? समझौता। डिसएग्रीमेंट का मतलब विवाद, यानी एक तरह का डिस्प्यूट या विरोधाभास बोल सकते हैं, तो हम कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, हम डिसएग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। तो वही डिस्कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड का मतलब होता है संधि या समझौता, एग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड उसका उल्टा हो गया, यानी विवाद या असहमति, जिसको कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट बोल देंगे। फिर अपने पास वर्ड आ रहा है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है समृद्ध, जिसके पास धन संपदा हो, पैसा हो। इसको आप रिच बोल सकते हैं, इसको आप प्रोस्परस बोल सकते हैं, प्रोस्परस। इसको आप बोल सकते हैं ओप्यूलेंट, ओप्यूलेंट। इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं वेल टू डू, वेल टू डू। ये भी क्या है? इसका सिनोनिम है। तो ये सारे इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद में वाइवेशियस, इसका मतलब होता है जीवंत। आपने देखा होगा फिल्मों में जो निर्जीव चीजें हैं, है ना, वो भी हमें जीवंत अवस्था में दिखा दी जाती है। तो वो किसका कमाल होता है? उसे हम बोलते हैं एनिमेशन,
तो एक तो वहीं से वर्ड निकलता है एनिमेटेड, बोल सकते हैं आप इसको एनिमेटेड। एक आप बोल सकते हैं इसे लाइवली, लाइवली का मतलब भी सजीव या जीवंत होता है। आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब भी जीवंती है, ठीक है। और आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, हाँ, बंटी और बबली वाला, ये वाला। तो ये एनिमेटेड, लाइवली, वाइब्रेंट, एब्यूलियंट भी एक वर्ड है, बबली भी है, ये सारे इस वाइवेसियस के क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। एमिएबल सिनोनिम हो गया एमिएबल, सॉरी एमिकेबल, एमिएबल या फ्रेंडली। डिस्कॉर्ड मीन्स डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट। एफ्लुएंट के सिनोनिम्स हो गए रिच, प्रोस्परस, ऑपुलेंट, वेल टू डू। और वाइवेसियस के हो गए एनिमेटेड, लाइवली, वाइब्रेंट एंड बबली। चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने फोर्थ वाला आंसर दिया है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है डेलिब्रेटली, बहुत अच्छा वर्ड है डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली का मीनिंग होता है जानबूझकर। इसका मीनिंग क्या होता है, जानबूझकर। कोई काम जानबूझकर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेलिब्रेटली। जानबूझकर का मतलब हो गया अपनी इच्छा से कोई काम करना, यानी विलिंगली काम करना। विल का मतलब इच्छा है, विलिंगली का मतलब हो गया अपनी इच्छा से काम करना। इसी को बोलते हैं कॉन्शियसली, कॉन्शियसली, है ना, मतलब अपनी चेतना से काम करना, जानबूझ के काम करना। और इसी के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, वो है इंटेंशनली। इंटेंशन का मतलब होता है, इंटेंट का मतलब होता है इरादा कर लेना, इंटेंशन का मतलब इरादा। तो इंटेंशनली का मतलब हो गया कोई काम इरादा बना के करते हैं, मतलब जानबूझ के करते हैं। तो ये इस वर्ड का सिनोनिम हो गया। अब स्पॉन्टेनियसली का मीनिंग होता है स्वतः ही, सहज रूप से, ठीक है। अच्छा, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनायास ही, ठीक है, बिना फालतू। और नेचुरली आपको पता ही है, स्वाभाविक रूप से, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली और इनएडवर्टेंटली आपके वर्ड होंगे नहीं इसके आंसर्स में। आपका आंसर रहेगा इंटेंशनली। जिनका ये आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे वीक टॉपिक है मेरा एंटोनिम सिनोनिम। नहीं, कोई हार्ड नहीं है इसमें। देखो 12th तक की जो बुक्स के वर्ड्स हैं मोस्टली वही पूछे जाते हैं। बुक्स आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं तो किसी भी वर्ड को लेकर कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। बुक्स आपकी थोड़ी सी वीक रही हैं तो बिल्कुल आपको ये रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। मोस्टली जो 12th लेवल की जो बुक्स हैं 12th तक की, उन्हीं से आपको वर्ड्स दिए जाते हैं। जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, सुन के आए हैं, हो सकता है आपने उन पे ध्यान नहीं दिया होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन वर्ड्स मोस्टली वहीं से पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिनोनिम का ही क्वेश्चन है। वर्ड है आपके पास रिनोन्ड। जब भी आप इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ते थे तो आपको कहीं ना कहीं ऑथर का डिस्क्रिप्शन मिलता था और उसमें कई बार ये लिखा आ जाता था ही वॉज ए रिनोन्ड ऑथर। तो ये रिनोन्ड वर्ड वहीं से उठाया गया है। रिनोन्ड का मीनिंग होता है फेमस, प्रसिद्ध या लोकप्रिय, ठीक है। रिनोन्ड जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध को अपन क्या बोल देते हैं, फेमस, ठीक है। पॉपुलर भी बोल सकते हैं। ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए। एक वर्ड इसके लिए और यूज करते हैं, वो है सेलिब्रेटेड। अच्छा, आप कहोगे सेलिब्रेट तो मनाना होता है, बिल्कुल। देखो सेलिब्रेट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है किसी उत्सव त्योहार को सेलिब्रेट करना, मनाना, ठीक है। इसी की सेकेंड फॉर्म होती है ये वाली सेलिब्रेटेड, उसी की सेकेंड फॉर्म है। लेकिन इस सेलिब्रेटेड का एक मीनिंग फेमस भी होता है और उसी से फिर वर्ड बनता है सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी कौन होता है, जो पॉपुलर हो जाता है, बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। तो वो वर्ड जो है ना सेलिब्रिटी, वो इस सेलिब्रेटेड से ही बनता है। और सेलिब्रेटेड का मीनिंग क्या हो गया, फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया। तो इसका मतलब है रिनोन्ड का जो सिनोनिम है, इसका सिनोनिम तो क्या हो जाएगा, सेलिब्रेटेड हो जाएगा। अब आता है नोटोरियस। इसका मतलब होता है कुख्यात।
एक तो अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कामों के लिए फेमस होता है, वो तो फेमस हो गया, रिनोन्ड हो गया, सेलिब्रेटेड हो गया, पॉपुलर हो गया। और उसका ऑपोजिट पूछ ले, जो बुरे कामों के लिए फेमस हो जाए, तो वो फिर कौन होता है? नोटोरियस। इसका मतलब फेमस का एंटोनिम ही क्या है? नोटोरियस है। फिर इसके बाद में वर्ड आ रहा है ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है डींग। कई बार लोग झूठ बोलते हैं ना, डींगे हाँकना, वो डींग कहलाती है, झूठ कहलाता है ऑस्टेंटेशन। इसका मतलब होता है फॉल्स शो, यानी झूठा दिखावा, उसी को बोलते हैं ऑस्टेंटेशन। और एक वर्ड है रिडीम, इसके दो मीनिंग लेकर चलते हैं। एक तो होता है बचाना, यानी सेव करना, रेस्क्यू करना। एक तो इसका मीनिंग होता है सेव करना या रेस्क्यू करना, और एक होता है इसका मीनिंग पुनः प्राप्त करना। पुनः प्राप्त करना, कोई चीज आपने खो दी है, कोई चीज मिस हो गई है आपसे, उसको पुनः प्राप्त करने को कहते हैं, या तो आप रीगेन बोल दो, गेन का मतलब प्राप्त करना, रीगेन, या फिर आप बोल सकते हैं गेट बैक, किसी चीज को वापस प्राप्त करना। तो ये दोनों इसके मीनिंग होते हैं, ठीक है। कई जगह पर कुछ कॉन्टेक्स्ट में इस मीनिंग में ये यूज होता है और कुछ जगहों पर ये इस मीनिंग में यूज होता है। तो ये दोनों इस वर्ड के मीनिंग हो गए, सिनोनिम्स हो गए। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपको। चलिए, बहुत ही बढ़िया, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये आपका एंटोनिम पार्ट से है, और आपके पास जो वर्ड है वो है मोनोटोनस। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है उबाऊ। इसका मीनिंग क्या होता है? उबाऊ होता है। बोरिंग, तो देखो एक तो इसमें वर्ड दे रखा है डल, ये इसका सिनोनिम है। एक इसमें बोरिंग वर्ड दे रखा है, ये भी इसका सिनोनिम है। एक वर्ड टीडियस भी इसके लिए यूज करते हैं। टीडियस का मीनिंग भी क्या होता है? उबाऊ होता है। तो ये दोनों तो इसके सिनोनिम्स हो गए, तो ये तो अपने आंसर्स हो नहीं सकते। अब बचे अपने पास एक्सपेक्टेड और इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग। जो बोरिंग नहीं लगेगा वो चीज कैसी होगी? इंटरेस्टिंग होगी। तो ये हो गया इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक्सपेक्ट का मतलब किसी चीज की उम्मीद करना। एक फ्रेज चलता है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये वाला फ्रेज, इसका मीनिंग ही होता है टू एक्सपेक्ट। किसी चीज की उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना, वही होता है लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी होता है अपना कंप्लीट। जिनका आंसर ये वाला आ रहा है सी, इंटरेस्टिंग, उनका करेक्ट है। बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। ये भी एंटोनिम का ही क्वेश्चन है, और वर्ड है आपके पास स्कैटर। स्कैटर वर्ड का अपने को एंटोनिम बताना है। तो देखो, स्कैटर जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है बिखरना या बिखेरना, है ना, डिवाइड कर देना। इसको बोलते हैं अपन डिस्पर्स। डिस्पर्स का मीनिंग हो गया बिखेरना। अब अपने को बताना है इसका एंटोनिम क्या होगा। तो देखो, सबसे पहला वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। अभी एक डायलॉग काफी फेमस हो रहा है ना, बॉस का स्वभाव। हाँ, लोग उसे उकसाते हैं, तो वो बॉस का स्वभाव वहीं से याद रख लें, भड़काना, प्रोवोक। इसी को बोलते हैं इंसाइट। इंसाइट का मीनिंग आग लगाना, जलाना, ठीक है। ये इसका सिनोनिम हो गया। दूसरा वर्ड दे रखा है अपने पास गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना को और क्या बोल सकते हैं आप? तो आप असेंबल बोल सकते हैं, है ना। असेंबली होती है, इकट्ठा किया जाता है, तो असेंबल बोल सकते हैं आप। आप इसको कॉन्ग्रेगेट भी बोल सकते हैं। कॉन्ग्रेगेट का मीनिंग भी होता है इकट्ठा करना। ये वाला वर्ड, ये भी इकट्ठा करना है। आप चाहें तो एक्यूमुलेट भी बोल सकते हैं। एक्यूमुलेट, ये भी क्या है? इकट्ठा करना है। असेंबल भी इकट्ठा करना है, कलेक्ट भी इकट्ठा करना है, गैदर भी इकट्ठा करना है। इसके बाद में है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, ठीक है, सुधार करना, उसको बोलते हैं रेक्टिफाई। इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं एमेलियोरेट। एमेलियोरेट,
इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं इम्प्रूव। ये सारे वर्ड जो लिख रहा हूं मैं, ये इनके सिनोनिम्स है। एक वर्ड है क्यूरियोसिटी, ये अभी सीईटी का जो एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें ये पूछा गया था, इसका सिनोनिम पूछा गया था। इसका मीनिंग है जिज्ञासा। अभी जो सीईटी का एग्जाम लगा था उसमें ये वर्ड पूछा गया था किसी पैसेज में। इसका मीनिंग होता है ईगरनेस। ईगरनेस यानी उत्सुकता, किसी चीज को जानने की जिज्ञासा। तो इसका मतलब है अपना आंसर कौन सा आ गया? बिखेरने का उल्टा क्या हो गया? इकट्ठा करना। तो अपना आंसर आ गया गैदर। गैदर का मतलब हो गया इकट्ठा करना। चलिए, जिन्होंने आंसर दिया, राजेश सैनी, इंग्लिश विद नवल, जेके सबल, ओपी, मारूफ खान, कविता चौधरी, चलिए आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये गैदर। जिस चैनल से आप लाइव जुड़े हैं उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसी नाम से एप्लीकेशन भी अवेलेबल है जिसपे 3rd ग्रेड के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट्स 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वहां से बहुत सस्ती कीमत पे कोर्स ले सकते हैं, आसानी से उसे खरीद सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबसेस अवेलेबल हैं और साथ ही टेस्ट सीरीज भी उनकी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही यदि क्लासेज आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये अपने लिए उपयोगी है, यूजफुल है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक और शेयर करें। चैनल को भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। सभी क्लासेस आगामी जो एग्जाम्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए लाई जा रही हैं, तो सभी आपके लिए यूजफुल होगी ऐसी उम्मीद है। हो सकता है आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, यदि आपकी तैयारी नहीं है तो कई नई चीजें आपको जानने को, सीखने को मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका इडियम फ्रेज वाले पार्ट से है। ए कोक एंड बुल स्टोरी। देखो, कोक मुर्गा होता है, पक्षी है, बुल बैल जानवरों में आ गया। दोनों की कहानी यदि बनाई जाए तो आपस में इन दोनों का कोई मेल नहीं है, है ना। इसका मतलब इधर उधर की कोई भी उड़ती कहानी जोड़ देना। इसका मतलब है वो स्टोरी कैसी होगी? क्या वो इंपॉर्टेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या वो लॉन्ग स्टोरी होगी? लॉन्ग हो भी सकती है, नहीं भी। क्या वो शॉर्ट स्टोरी होगी? वो होगी इमेजिनरी स्टोरी, यानी बनावटी कहानी। भाई ये कोक है, वो पक्षी है, कोक का मतलब मुर्गा। बुल, बैल, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, दोनों की कैटेगरी अलग है। तो आपस में ऐसी चीजों को जोड़ देना जिनका कोई मेल ही नहीं है, तो इसका मतलब वो बनावटी है। तो इमेजिनरी स्टोरी, ए कोक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए हार्ड नट टू क्रैक। नट जो है ना वो किसको बोलते हैं? अखरोट को बोलते हैं। क्रैक का मतलब होता है तोड़ना। अखरोट को तोड़ना कैसा होता है? कठिन होता है। तो इसका मीनिंग भी वही है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब, जेनरस का मतलब तो है उदार, ठीक है। डिफिकल्ट कठिन, केयरलेस लापरवाह, काइंड दयालु। तो अपना आंसर आ गया ये। जो काम थोड़ा डिफिकल्ट हो उसी को हम बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। कई टॉपिक्स समझ में नहीं आते आसानी से, बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, दे आर हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अभी आपको पता हो तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला, उसमें बेनिफिट किसको हुआ? सबसे ज्यादा बेनिफिट अमेरिका को हुआ। तो वही है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मतलब हो गया ऐसा पानी जो ट्रबल्ड हो, उथल पुथल हो रहा हो, उसमें से मछली निकाल लेना। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसका मतलब होता है चारों ओर जब डिस्टरबेंस हो तो उसमें भी अपना मुनाफा देख लेना, तो उसी को बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो देखो, एक तो है कैच फिश इन डिस्टर्ब्ड वाटर्स, ये इसका शाब्दिक मीनिंग हो गया, ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। तो लिटरल मीनिंग अपने को चाहिए नहीं, अपने को चाहिए इडियमेटिक मीनिंग। इडियमेटिक मीनिंग ये हो गया मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टरबेंस। इसका मतलब है डिस्टरबेंस हो उसमें से प्रॉफिट ले लेना। फिर एक गो फॉर फिशिंग एंड कोज ट्रबल, ये भी अपना आंसर नहीं है। फिश इन हॉट वाटर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये वाला मीनिंग है, लेकिन ये कैसा मीनिंग है? लिटरल मीनिंग है। अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को इडियमेटिक मीनिंग चाहिए। तो ये आंसर आ जाएगा मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टरबेंस। अगला क्वेश्चन है इन ए नट सेल। नट सेल देखा आपने, घोंगा जो बोलते हैं, छोटा जीव होता है, उसका जो कवच है उसको बोलते हैं नट सेल, घोंगे का कवच। उसमें कोई चीज समाहित हो जाए तो वो चीज कैसी होगी? वो चीज बहुत छोटी होगी, क्योंकि कवच भी घोंगे का बहुत छोटा होता है।
तो एक तो वर्ड दे रखा है राइटिंग, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एक दे रखा है एंग्रीली, गुस्से से, ये भी नहीं होगा। कैजुअली, लापरवाही से या यूं ही, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब हो गया संक्षिप्त। इसके लिए एक वर्ड और चलता है सक्सेंट, इसका मीनिंग भी होता है संक्षिप्त। तो जो चीज बहुत छोटी हो, बहुत संक्षिप्त हो, उसी को बोलते हैं इन अ नटसेल। एक कहावत चलती है ना, गागर में सागर भरना, कोई छोटी सी बात से बहुत बड़ी बात कह दे, तो वही है छोटी बात, नटसेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन है, फटाफटी करेंगे अपन। विच मेथड इज बेस्ड ऑन द थ्योरी फॉर एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। ये कौन से मेथड के अंतर्गत आता है? डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, चलो। तो ये अपने को बताना है इंसिडेंटल मेथड। ये कौन से मेथड के अंतर्गत आती है? कि एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं बच्चे को और फिर उनका सामान्यकरण कर दिया जाता है। तो ऐसा होता है कौन से मेथड में? जिसको बोलते हैं आगमन विधि, है ना। ये इस मेथड में होता है, इंडक्टिव मेथड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टीचर्स कैन बी रिमीडिएट फॉर द स्टूडेंट विच लैंग्वेज with language learning difficulty by focusing on individual progress with individual instruction, providing notes that are summarized and simplified, initially giving information as reading only, no writing, conduct extra classes for the student to catch up with others. So teachers can remediate for the student with language learning difficulty, यानी बच्चों को लैंग्वेज सीखने में जो डिफिकल्टी आती है उसमें टीचर सुधार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, प्रत्येक बच्चे को इंडिविजुअली देख के उनकी प्रोग्रेस को ध्यान में रख के उसके ऊपर फोकस करके, ऐसा करके वो उनमें सुधार कर सकते हैं। दूसरा, प्रोवाइडिंग नोट्स, या बच्चों को सीधे नोट्स दे दे कि इनसे ही सुधार लो, या इनिशियली गिविंग इंफॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली एंड नो राइटिंग, या उनको केवल बोल के चीजें बता दी जाए, रीड करवा दी जाए और उनसे उनमें इंप्रूवमेंट आ जाए, या फिर कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेज, या बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए। तो इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है ये कि इंडिविजुअल की प्रोग्रेस पे वे ध्यान देते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि एक बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग में डिफिकल्टी है और फिर उसको रिमीडिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट में कौन सा मेथड है? तो डायरेक्ट मेथड है ना। डायरेक्ट मेथड में ये बताया जाता है कि कोई भी बच्चे को आप सिखाते हैं तो उसकी जो लोकल जो डायलेक्ट है, बोली है, उसका आप यूज नहीं करने दें। जबकि ट्रांसलेशन वाले में पहले बच्चा अपनी लोकल जो डायलेक्ट है उसमें सीखता है, उसके बाद में वो ट्रांसलेट करता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का यूज करता है और उनसे सीखता है। तो ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का उल्टा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये इसके ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आफ्टर ए स्टोरी टेलिंग सेशन, लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर्स टू। पहले बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती है, कहानी सुनाने के बाद बच्चों को कहा जाता है कि इस कहानी का एंड है वो आप चेंज कर दीजिए, कहानी का जो अंत है उसको आप बदल दीजिए। अब ये बच्चों को क्या करने में मदद करेगा? डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल्स, लाइब्रेरी से संबंधित जो स्किल्स है उनको डेवलप करने में हेल्प करेगा। इवेल्युएट द टीचर्स ओरिजिनलिटी, टीचर कितना ओरिजिनल है उसका मूल्यांकन करने में हेल्प करेगा। बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, तो ये बच्चों को इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बनने में हेल्प करेगा। एक बच्चा यदि कहानी का अंत दूसरे तरीके से सोचेगा तो वो इमेजिन करेगा, उसमें क्रिएटिविटी पैदा होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विजुअल एड। जो चीजें दिखाई देती हैं, दृश्य हैं, सहायक सामग्री के तौर पर जो यूज करते हैं, उनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो विजुअल नहीं है, जो दिखाई नहीं देती? देखो ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है, विजुअल है। चार्ट्स भी, वर्ड कार्ड्स भी, इसका मतलब कौन हो गया? रेडियो। तो आपका आंसर आ गया ये, रेडियो दिखाई नहीं देता, उससे तो सुन के ही चीजें सीख सकते हैं, तो वो विजुअल एड नहीं है। ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड से दिखाकर चीजें सिखाई जाती हैं, चार्ट से भी दिखाकर, इनसे भी दिखाकर, रेडियो से केवल सुनाकर चीजें सिखाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज दैट इट मस्ट बी। जब भी बच्चे का प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है टीचर के द्वारा,
तो वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया वो जटिल होना चाहिए, रिलायबल का मतलब है वो विश्वसनीय होना चाहिए, एम्बिगस का मतलब हो गया वो स्पष्ट अस्पष्ट होना चाहिए, या एंजॉयबल का मतलब हो गया आनंद आने वाला होना चाहिए। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो जटिल भी नहीं होना चाहिए। एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए बच्चे के लेवल का, मतलब इजी क्वेश्चंस भी होने चाहिए, डिफिकल्ट भी होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। अस्पष्ट, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एंजॉयबल का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है वो कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। तो ये अपने इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। उम्मीद है ये सेशन बहुत अच्छा गया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें आप, यदि सेशन आपको पसंद आया है तो बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ अगली टेस्ट सीरीज में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।